अगर हम इसको डेली लाइफ के अंदर देखना चाहें या समझना चाहें तो इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझेंगे? इसके लिए भाई मैं आपके एग्जांपल देता हूँ। मैं ये ले लेता हूँ। अब आप इसको सपोज कीजिए ये कोई भी मॉलिक्यूल है, ठीक है। इस मॉलिक्यूल के अंदर ये जहाँ पर क्रॉस हो रहा है भाई, ये मान लेता हूँ मैं कार्बन है, ठीक है। ये इसकी 2 हाइड्रोजन और ये इसकी 2 हाइड्रोजन। बेसिकली आज के इसके लेक्चर के अंदर हम लिमिटेशंस पढ़ेंगे। ये लिमिटेशंस याद करना बहुत जरूरी होता है। इसके बेस पर जैसा कि ऑनलाइन एग्जाम अगर और आपका या ऑफलाइन भी है तो बोले भी MCQs के बेस पे जो है आपका एग्जाम आएगा। तो बेसिकली अब तक जो यूनिवर्सिटीज़ है वो सब्जेक्टिव पेपर लेती थी, लेकिन अब जो है अगर आपका जो पेपर है MCQ बेस होता है तो ये आइडिया नहीं लग पा रहा है कि जो अब की बार यूनिवर्सिटीज़ पेपर लेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, क्या क्राइटेरिया रखा जाएगा। अब तक ऐसा कुछ रिवेल नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अपने हर लेक्चर के अंदर मैं कोशिश करता हूँ भाई कि साथ साथ जो MCQ के ऊपर बेस जो क्वेश्चन बन सकता है वो मैं आपको बताता चलता हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो हेल्प है आपकी हो सके। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लिमिटेशंस ऑफ विनाइल पॉलीमराइजेशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ जिगलर-नाटा कैटालिस्ट की। जैसे कि पिछले लेक्चर के अंदर मैंने रिएक्शन के अंदर केवल नाम लिखा था जिगलर-नाटा कैटालिस्ट का, वहाँ पर हमने उसका मैकेनिज्म डिस्कस नहीं किया था। आज के इस लेक्चर के अंदर हम उसका मैकेनिज्म भी डिस्कस करेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे हम जो हमारा जिगलर-नाटा कैटालिस्ट है वो यूज़ करने से बेसिकली किसी भी रिएक्शन के अंदर क्या बेनिफिट होते हैं, उसके एडवांटेज क्या होते हैं। क्लियर है? जैसा कि इससे पहले लेक्चर में भाई हमने अलग अलग टाइप के एडिशन पॉलीमर बनाए थे, उससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने पूरा मैकेनिज्म पढ़ा था एडिशन पॉलीमराइजेशन का, या हम बोल रहे थे उसको फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन का। जो रिएक्शन फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन से होती है या फिर कैटायनिक और एनायनिक पॉलीमराइजेशन से होती है वो टाइप हमने पढ़ी थी भाई। आज के इसके लेक्चर के अंदर हम लिमिटेशंस पढ़ेंगे। ये लिमिटेशंस याद करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बेस पर जैसा कि ऑनलाइन एग्जाम अगर और आपका या ऑफलाइन भी है तो बोले भी MCQs के बेस पे जो है आपका एग्जाम आएगा। तो बेसिकली अब तक जो यूनिवर्सिटीज़ है वो सब्जेक्टिव पेपर लेती थी, लेकिन अब जो है अगर आपका जो पेपर है MCQ बेस होता है तो ये आइडिया नहीं लग पा रहा है कि जो अब की बार यूनिवर्सिटीज़ पेपर लेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, क्या क्राइटेरिया रखा जाएगा। अब तक ऐसा कुछ रिवेल नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अपने हर लेक्चर के अंदर मैं कोशिश करता हूँ भाई कि साथ साथ जो MCQ के ऊपर बेस जो क्वेश्चन बन सकता है वो मैं आपको बताता चलता हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो हेल्प है आपकी हो सके। तो आज भी इस लेक्चर के अंदर बीच बीच में जहाँ पे भी मेरे को लगेगा कि यहाँ पर MCQ क्वेश्चन बन सकता है वो मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से बन सकता है और उसके क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, किस प्रकार से, वो सारी बातें जो हम डिस्कस करेंगे। तो क्या है भाई हमारा लिमिटेशंस ऑफ विनाइल पॉलीमराइजेशन। अब विनाइल पॉलीमराइजेशन के अंदर हमने क्या क्या बनाया था भाई, पॉलीथीन बनाया था 2 टाइप का, LDP और HDP, यानी लो डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। लो डेंसिटी पॉलीथीन के अंदर हमने देखा था भाई जब पॉलीमराइजेशन होती है तो लीनियर चेन के साथ साथ ब्रांच्ड चेन भी बन जाती है। ब्रांच्ड चेन होने से क्या होता है भाई, हमारा जो स्ट्रेंथ होती है पॉलीमर की वो डिक्रीज हो जाती है। बेसिकली स्ट्रेंथ डिक्रीज होने का मतलब क्या है भाई, जो पॉलीमर हमारा बनेगा वो बढ़िया क्वालिटी का नहीं बनेगा। उसकी जो बाहर सहने की क्षमता होगी वो कम होगी, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो कम होगा, उसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होगी वो कम होगी, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड नहीं होंगे और वो जो है उसके एक प्रकार से बोल सकते हैं लाइफ स्पेन जो उसका कम हो जाता है। तो बेसिकली इतनी सारी लिमिटेशंस आ जाती हैं भाई एक ब्रांचिंग होने से। तो क्या लिखेंगे हम सबसे पहले भाई, इट गिव्स ब्रांच्ड चेन पॉलीमर। क्या देता है हमें, ब्रांच्ड चेन पॉलीमर्स विच डू नॉट फिट क्लोजली, जो क्या नहीं होते वे क्लोजली फिट नहीं होते। अब क्लोजली फिट नहीं होंगे तो क्या क्या होगा भाई, हैंस एंड हैंस हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है भाई वो क्या हो जाता है, लो हो जाता है, कोमा वीक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, उसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है। अब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है भाई,
मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है, मान लिया भार सहने की क्षमता, ज्यादा वजन को सहने की क्षमता, ये सारी जो प्रॉपर्टीज उसकी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। एंड लो डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेबिलिटी, लो डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइनिटी, उसकी जो डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइनिटी है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दूसरा, जब मोनोमर्स ज्वाइन करते हैं तो उनका ज्वाइन करने का भी कोई एक रेगुलर पैटर्न नहीं बन पाता है। मतलब या तो पॉलीमर्स बिल्कुल सेम साइड से एक रेगुलर पैटर्न के अंदर अरेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर एक इरेगुलर पैटर्न में, या फिर एक प्रकार से बोल सकते हैं अल्टरनेट पैटर्न में। अब बोलोगे कि भाई सर ये रेगुलर पैटर्न, इरेगुलर पैटर्न या फिर अल्टरनेट पैटर्न समझ में नहीं आ रहा। अगर हम इसको डेली लाइफ के अंदर देखना चाहें या समझना चाहें तो इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझेंगे? इसके लिए भाई मैं आपके एग्जांपल देता हूँ। मैं ये ले लेता हूँ। अब आप इसको सपोज कीजिए ये कोई भी मॉलिक्यूल है, ठीक है। इस मॉलिक्यूल के अंदर ये जहाँ पर क्रॉस हो रहा है भाई, ये मान लेता हूँ मैं कार्बन है, ठीक है। ये इसकी 2 हाइड्रोजन और ये इसकी 2 हाइड्रोजन। बेसिकली क्या होगा भाई, CH2 डबल बॉन्ड CH2, 2 कार्बन मान लिए इसके अंदर। अब जब मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे होल्ड किए हुए हूँ तो बोर्ड के ऊपर क्या है भाई, इस बॉन्ड को तो आप शो कर सकते हो जो एक एक्सिस के अंदर है, लेकिन ना तो आप मेरे से दूर वाले बॉन्ड को बोर्ड पे ड्रा कर पाओगे और ना इस मेरी तरफ है इसको ड्रा कर पाओगे। तो 3D जो इमेज होती है भाई, उसमें बेसिकली इसका एक तरीका खोजेगा कि बोर्ड के ऊपर भाई हम 3D इमेज को कैसे ड्रा करें। उन्होंने क्या किया, जो भी ग्रुप मान लिया टुवर्ड ऑब्जर्वर है, जैसे मैं इसको होल्ड किए हुए हूँ तो ये इस वाला जो ग्रुप है मेरी तरफ है, इसको दिखा दिया गया भाई सॉलिड लाइन से। मैं इसको क्या लिख देता हूँ भाई, इससे दिखा दिया गया सॉलिड लाइन से। और जो ग्रुप मेरे से दूर है अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, उसको दिखा दिया गया भाई डैश्ड लाइन से, ऐसे उसको किससे दिखा दिया गया भाई, डैश्ड लाइन से दिखा दिया। बेसिकली ये 2 तरीके जो है अडॉप्ट किए गए। बाकी जो एक एक्सिस के अंदर थे ऐसे वाले, उसको सिंपली जो है ऐसे इस फॉर्म में दिखा दिया गया। तो जब विनाइल पॉलीमराइजेशन के अंदर मोनोमर ज्वाइन करते हैं तो जो हेड और टेल होता है उसका ज्वाइनिंग पैटर्न सेम नहीं रहता है। उसके अंदर 3 अलग अलग टाइप के पैटर्न जो है वो आ जाते हैं। उसमें हमारा सबसे पहला जो आता है वो आता है आइसोटैक्टिक, दूसरा जो आता है सिंडियोटैक्टिक और तीसरा जो आता है एटैक्टिक। अब ये क्या है वो अभी हम देखेंगे। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे भाई, मोनोमर्स ज्वाइंड इन हेड टू टेल पैटर्न। इसके अंदर टेल हो जाते हैं वो हेड टू टेल पैटर्न पे। इससे क्या हुआ, हेंस सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। अब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को मैं मान लिया भाई किससे डिनोट कर लेता हूँ, एस से डिनोट कर लेता हूँ। या फिर ग्रुप के लिए हम किसका इस्तेमाल कर लेते हैं भाई, जी का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप एस है या जी है, अपीयर ऑन अल्टरनेट कार्बन एटम। तो किसके ऊपर अपीयर होने लग जाते हैं भाई, अल्टरनेट कार्बन एटम ऑफ पॉलीमराइजेशन। अलग अलग कार्बन एटम के अंदर जो है वो शो होने लगते हैं। तो इस तरह से क्या होता है भाई, 3 टाइप्स ऑफ स्टीरियोकेमिकल अरेंजमेंट, स्टीरियोकेमिकल अरेंजमेंट आर पॉसिबल। कितने टाइप के अरेंजमेंट पॉसिबल हो जाते हैं भाई, 3 टाइप के अरेंजमेंट। कौन कौन सी बताई भाई मैंने, आइसोटैक्टिक, दूसरी बताई भी मैंने सिंडियोटैक्टिक और थर्ड बताई भी मैंने एटैक्टिक। तो बेसिकली हमारी कितनी अरेंजमेंट्स पॉसिबल हो सकती हैं भाई, 3 अरेंजमेंट के अंदर जो हेड टू टेल पैटर्न हो सकता है। अगर हम बात करें ग्रीक में, आइसो का मतलब होता है सेम और टैक्टिक का मतलब है एक प्रकार से लगा लीजिए आप पैटर्न, या फिर आप क्या बोल सकते हो भाई, अरेंजमेंट बोल सकते हो। मतलब अगर सारे के सारे ग्रुप सेम साइड में आ रहे हैं, सेम साइड का मतलब क्या है, जैसे मैंने इसको होल्ड किया हुआ है, फर्स्ट चेन, सेकंड चेन, थर्ड चेन, फोर्थ चेन। मान लिया ग्रुप मेरे से दूर है तो दूर वाला ग्रुप इस चेन के अंदर भी मेरे से दूर है, इस चेन में मेरे से दूर है, इस चेन में मेरे से दूर है। जो ग्रुप मेरे क्लोज है, मान लिया हाइड्रोजन है मेरी साइड टुवर्ड ऑब्जर्वर, तो इसमें भी मेरे साइड होगी, इसमें मेरे साइड होगी, इसमें मेरे साइड होगी। बाकी के जो ग्रुप है वो हमारे एक एक्सिस के अंदर होंगे। तो
क्या लिखेंगे हमें, इफ ऑल ग्रुप्स लाइज ऑन सेम साइड ऑफ जिग-जैग चेन, अगर वो किस साइड आते हैं भाई, सेम साइड लाई करते हैं भाई जिग-जैग चेन के अंदर, तो क्या होते हैं भाई हमारे आइसोटेक्टिक। तो बेसिकली इसको कैसे शो कर दूंगा भाई मैं, अगर जिग-जैग की बात करें, जिग-जैग का मतलब क्या होता है भाई, एक ऐसा पैटर्न जिसके अंदर हम लाइन को ऊपर नीचे ऐसे ड्रा करते हैं। इसके अंदर मान लिया ग्रुप है भाई, वो टुवर्ड ऑब्जर्वर है, ग्रुप क्या है हमारा, टुवर्ड ऑब्जर्वर है, तो उसको जी से दिखा दूंगा। तो चाहे इस कार्बन पे हो, चाहे इस कार्बन पे हो, चाहे इस कार्बन पे हो, चाहे हमारा इस कार्बन के ऊपर हो, तो किसी भी कार्बन की अगर हम बात करें भाई, हर एक के अंदर जो जी ग्रुप है, जो या फिर जो ग्रुप है, या फिर मैं इसको ऐसे भी शो कर सकता हूँ, सब्स्टिट्यूएंट है, वो सेम साइड होगा, लाइज ऑन द सेम साइड। दूसरी तरफ मान लिया हाइड्रोजन है भाई, वो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है, तो हर एक ग्रुप के अंदर क्या होगी, वो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, तो क्या होगा भाई हमारा आइसोटेक्टिक। तो आई थिंक भाई आपको आइसोटेक्टिक पॉलीमर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। उसके बाद क्या है, सिंडियोटेक्टिक। सिंडियो का भाई ग्रीक में मतलब होता है अल्टरनेट ऑर्डर, मतलब जिसमें एटम जो है भाई किसके अंदर अरेंज होंगे, हमारे एक अल्टरनेट ऑर्डर के अंदर। अल्टरनेट ऑर्डर का मतलब क्या है, मान लिया यहाँ पर ग्रुप है भाई जी एच, तो आगे क्या आ जाएगा एच जी, जी एच जी, ठीक है। इस प्रकार से जो ग्रुप है वो अरेंज हो जाएंगे, कैसे, अल्टरनेट में जी एच, फिर यहाँ क्या आ जाएगा एच जी, फिर जी एच, इस प्रकार से। तो कोई एक डेफिनेट पैटर्न नहीं रहेगा, तो जी एच है, एच जी है, जी एच है, एच जी है, इस प्रकार से जो है अल्टरनेट पैटर्न हमारा चलता रहेगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जी लाइज ऑन अपोजिट साइड ऑफ द पॉलीमरेज चेन, मतलब एक बार अगर जी मेरी साइड है तो नेक्स्ट में जी मेरे से अवे होगा, फिर जी मेरी साइड होगा, फिर जी मेरे से अवे होगा भाई, इस प्रकार से। तो ये क्या होगा भाई हमारा सिंडियोटेक्टिक। और लास्ट में हमारा एटेक्टिक। एटेक्टिक का मतलब होता है भाई नो ऑर्डर, मतलब जिसके अंदर जो ग्रुप या हाइड्रोजन है उसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होगा कि वो सेम होंगे या अल्टरनेट पोजीशन पे होंगे, उनके जो ग्रुप्स की अरेंजमेंट है वो किसी भी तरह से, जी एच एच जी, जी एच एच जी, ये कोई कंपलसरी नहीं है, जी एच जी एच जी एच ऐसे भी हो सकता है, जी एच एच जी एच जी एच ऐसे भी हो सकता है। तो इस प्रकार से कोई डेफिनेट पैटर्न जो है उसके लिए नहीं होता है, क्लियर है। अब मैंने बताया था भाई यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन सकता है भाई, अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात करें तो वो आपको क्या दे सकता है भाई, द टाइप ऑफ अरेंजमेंट इन आइसोटेक्टिक टाइप पॉलीमर इज, तो आपको ऑर्डर दे देगा भाई सेम, अल्टरनेट, नो ऑर्डर, या फिर ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। तो आइसोटेक्टिक के लिए क्या ऑप्शन रहेगा हमारा सेम। सिंडियोटेक्टिक में क्या रहेगा भाई हमारा अल्टरनेट ऑर्डर, और एटेक्टिक के अंदर क्या रहेगा हमारा नो ऑर्डर। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर पॉलीमर के अंदर से पूछता है, लिमिटेशन के अंदर से पूछता है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारा यहाँ से बन सकता है भाई। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए आपसे क्या पूछा जा सकता है, उसका नाम दे करके उसके टाइप ऑफ पॉलीमर का आपसे क्या पूछा जा सकता है, उसका ऑर्डर पूछा जा सकता है। चलिए आपको इसके बाद अब जो आइसोटेक्टिक पॉलीमर है या सिंडियोटेक्टिक पॉलीमर है, आइसो में क्या थी भाई हमारी अरेंजमेंट सेम थी, सिंडियो में हमारी अरेंजमेंट अल्टरनेट थी, लेकिन एक फिक्स पैटर्न तो सिंडियोटेक्टिक के अंदर भी था। अगर हमें क्या करना हो भाई, आइसोटेक्टिक या सिंडियोटेक्टिक पॉलीमर्स को जो है बनाना है, तो उसका रीजन क्या है, क्यों बनाना चाहते हैं हम किसी भी पॉलीमर को आइसोटेक्टिक या सिंडियोटेक्टिक, क्योंकि उसके अंदर वही हाई डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइनिटी होती है, उसकी जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है एक प्रकार से, उसकी जो अरेंजमेंट है वो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट होती है। तो इसको क्या लिखता हूं मैं, आइसोटेक्टिक एंड सिंडियोटेक्टिक पॉलीमर हैव हाई डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइनिटी,
उसके अंदर क्या होती है हमारी हाई डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइनिटी होती है। और क्या क्या हो जाएगा अब इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई क्या हो जाएगा उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड स्ट्रोंगर मैकेनिकल प्रिपरेशन, या एक प्रकार से बोलते हैं स्ट्रोंगर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, स्ट्रोंगर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। रीजन क्या रहेगा इसका, उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो ज्यादा स्ट्रोंगर, या फिर मेल्टिंग पॉइंट आई, या फिर हाई डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइनिटी क्यों आ जाती है हमारी, ड्यू टू रेगुलर अरेंजमेंट, क्योंकि इसके अंदर भाई जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है वो क्या होती है हमारी रेगुलर होती है, उसके कारण सारे जो कैरेक्टर्स है उसके वो क्या हो जाते हैं भाई बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसके अपोजिट कौन बच गया हमारा, आइसोटेक्टिक आ गया, सिंडियोटेक्टिक आ गया। इसके बाद कौन सा बच गया, एटेक्टिक। अब एटेक्टिक के अंदर क्या था भाई हमारा, कोई ऑर्डर नहीं था, तो बेसिकली उसकी ये जो सारे पॉइंट है, लो डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइनिटी होगी, लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, और स्ट्रोंगर मैकेनिकल प्रॉपर्टी तो उसकी होगी नहीं, या स्ट्रेंथ तो होगी नहीं, वो कैसा हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके अपोजिट क्या लिख सकते हैं हम, अपोजिट टू these atactic polymers have soft and elastic nature। इनका जो नेचर है वो क्या हो जाता है, सॉफ्ट और इलास्टिक। जबकि जो हमारे सिंडियोटेक्टिक एंड आइसोटेक्टिक पॉलीमर can be made by use of special catalyst called Ziegler-Natta catalyst। इसको भाई किससे बनाया जाता है भाई, स्पेशल कैटालिस्ट, जिसका नाम क्या हमारा जिगलर-नाटा कैटालिस्ट। मतलब क्या है कहने का कि अगर हमें कहीं पे भी या तो सिंडियोटेक्टिक पॉलीमर बनाना है या फिर हमें आइसोटेक्टिक पॉलीमर बनाना है, तो उसके अंदर हमें जो कैटालिस्ट है वो क्या यूज करना पड़ेगा, जिगलर-नाटा कैटालिस्ट। अब बेसिकली हम जिगलर-नाटा कैटालिस्ट का वही मैकेनिज्म पढ़ेंगे कंप्लीट, क्यों इसका ये नाम रखा गया, कोई दूसरा नाम इसका क्यों नहीं रखा गया। तो बेसिकली भाई जो जिगलर-नाटा है ये कोई दो वर्ड नहीं है, ये बेसिकली उन साइंटिस्ट के नाम हैं जिन्होंने इस कैटालिस्ट को बनाया था। ठीक है, तो क्या है ये हमारा जिगलर नाटा कैटालिस्ट। अब जिगलर नाटा कैटालिस्ट के अंदर दो वर्ड है भाई, एक जिगलर है और सेकंड वर्ड क्या है, नाटा। ये दो अलग अलग साइंटिस्ट के नाम है भाई। ठीक है, इसको एक नाम और दिया जाता है, कई बार पूछा जा सकता है कि जिगलर नाटा कैटालिस्ट को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको बोला जाता है इट इज आल्सो कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। जिगलर नाटा कैटालिस्ट को बेसिकली क्या बोला जाता है भाई, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं, सॉरी भाई, कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन। क्या बोलते हैं भाई, कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, इसको जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया भाई वो किया गया कार्ल जिगलर के द्वारा और गुइनी नाटा के द्वारा। तो क्या लिखेंगे भाई, इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्ल जिगलर। देखिए भाई ये नाम आ गया, क्या आ गया, जिगलर नाटा है। तो पहला जो जिगलर वर्ड है वो किससे लिया गया, कार्ल जिगलर से, एंड ग्लूटियो नाटा। और जो दूसरा जो वर्ड है वो कहां से लिया गया भाई, नाटा से लिया गया। तो बेसिकली ये जो दो नाम है भाई इनसे क्या बनाया गया है, जिगलर नाटा कैटालिस्ट। ठीक है, अब जो जिगलर नाटा कैटालिस्ट है बेसिकली भी उसका फार्मूला क्या होता है, तो क्या होता है हमारा, जिगलर नाटा एस टाइटेनियम ट्राई
क्लोराइड, और क्या बोल सकते हैं भैया हमें टेट्रा क्लोराइड एंड एन अल्काइल एल्यूमिनियम कंपाउंड एंड एन अल्काइल एल्यूमिनियम कंपाउंड। तो बेसिकली टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड क्या होगा भाई हमारा TiCl3, और क्या बोल रहा है भाई ये टेट्रा क्लोराइड यानी टाइटेनियम के साथ कितने क्लोराइड भाई 4 क्लोराइड, प्लस में एक अल्काइल एल्यूमिनियम कंपाउंड है मतलब RAl। अब एल्यूमिनियम क्या होता है +3, R हमारा +3 होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं R3Al, या फिर इसको ऐसे लिखा जाता है बेसिकली, तो पहले मेटल लिख देंगे AlR3। तो बेसिकली ये क्या होगा भाई हमारा ट्राइअल्काइल। तो बेसिकली ये जो जिगलर नाटा कैटालिस्ट है या तो इसके अंदर टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड होगा या फिर टेट्राक्लोराइड होगा, और साथ में क्या होगा भाई हमारा एक अल्काइल एल्यूमिनियम कंपाउंड होगा। ठीक है, अब सबसे ज्यादा जो जिगलर नाटा के अंदर इनकी कंपोजिशन यूज की जाती है वो होता है हमारा ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम। तो क्या लिखेंगे मोस्ट कॉमनली यूज्ड जिगलर नाटा कैटालिस्ट इज AlC2H5 का थ्राइस प्लस में TiCl। ये क्या होगा हमारा जो मोस्ट यूज किया जाता है इज एन इनर्ट सोलवेंट हेप्टेन। जिगलर नाटा कैटालिस्ट को भी ये भी पूछा जा सकता है, एक और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है कि जिगलर नाटा कैटालिस्ट को अगर हम किसी सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं तो जो कौन सा सॉल्वेंट जो है इनर्ट सॉल्वेंट जो है उसको हम एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं, तो कौन होता है भाई हमारा वो हेप्टेन होता है। क्लियर है। इसके बाद हम पढ़ेंगे भाई इसका मैकेनिज्म। इसको इरेज कर देता हूँ भाई, कोशिश करेंगे मैकेनिज्म एक बार में आ जाए, कोई स्टेप जो है हमारा स्किप ना हो, इसलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। क्या जाता है हमारा मैकेनिज्म। अब जब हम बात करते हैं जिगलर नाटा कैटालिस्ट के मैकेनिज्म की, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई कोई भी जो कॉम्प्लेक्स है वो बनाते हैं बाय एडिशन ऑफ जिगलर नाटा कैटालिस्ट, जिसके अंदर कौन था भाई हमारा ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। क्या लिखेंगे भाई फर्स्ट स्टेप के अंदर ए कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड ऑन एडिशन ऑफ जिगलर नाटा कैटालिस्ट। बार बार लिख रहा हूं मैं इसको Zn कैटालिस्ट लिख लेता हूं। कौन कौन से इसके अंदर ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। क्या जाता है भाई टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। ठीक है, अब कैसे बनेगा भाई, अब AlC2H5 थ्राइस प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड क्या है भाई हमारा TiCl4। अब ये जो ग्रुप है भाई C2H5 ये यहाँ से किसके रिप्लेस करेगा Cl को रिप्लेस करेगा, तो क्या कॉम्प्लेक्स बनाएगा भाई ये टाइटेनियम जो ग्रुप है हमारे ये, और इसके साथ कौन जुड़ गया भाई CH2CH3। ये क्या बन गया भाई हमारा कॉम्प्लेक्स 1। मतलब यहाँ से जो C2H5 ग्रुप है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ भाई AlCH2CH3 का थ्राइस। तो ये जो CH2CH3 है ये इसके साथ आकर के क्या बना देगा भाई हमारा कॉम्प्लेक्स बना देगा। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा इसके अंदर क्या डाल देंगे भाई इथीन। क्या भाई हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब ये जो इथीन मॉलिक्यूल आएगा भाई ये टाइटेनियम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। कैसे, टाइटेनियम यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ये यहाँ पे क्या था भाई हमारा CH2CH3, ये डाल दिया भाई हमारा कॉम्प्लेक्स बन गया। अब सेकंड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा भाई कैसे, ये जो इथाइलिन ग्रुप आया है, कौन सा ग्रुप आया भाई इथाइलिन ग्रुप, ये मेटल और अल्काइल ग्रुप के बीच में इंट्रोड्यूस हो जाएगा। बेसिकली कितने हैं, 2 ग्रुप है हमारे, तो यहाँ पे कैसे ऐड होंगे भाई टाइटेनियम ऐसे, और यहाँ पे बीच में क्या आ जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2
और फिर से क्या हो जाएगा भाई CH2 CH3। तो बेसिकली ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। इसके अंदर भाई फर्स्ट स्टेप के अंदर तो हमारा ये हो गया था भाई, जिसके अंदर टाइटेनियम के साथ इथाइलिन ग्रुप आया था। अब ये सेकंड स्टेप हो गया भाई। तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स बन गया भाई हमारा? कॉम्प्लेक्स 2 बन गया। क्या बन गया भाई हमारा? कॉम्प्लेक्स 2। तो कॉम्प्लेक्स 2 के अंदर बेसिकली अब हमारे कितने ग्रुप आ गए भाई? 4 ग्रुप आ गए। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करते जाएंगे भाई? हम हर बार एक इथाइलिन ग्रुप ऐड करते जाएंगे। वो इथाइलिन ग्रुप पहले टाइटेनियम आकर के साथ ऐसे कोऑर्डिनेट करेगा, फिर वो इथाइलिन ग्रुप जो हमारी कार्बन की चेन है उसके बीच में इंट्रोड्यूस होगा, और जो चेन है इस प्रकार से हमारी क्या होती चलेगी? बढ़ती चलेगी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? नाउ इंसर्शन ऑफ इथाइलिन, क्या है भाई हमारा? इथाइलिन CH2 डबल बॉन्ड CH2 मोलिक्यूल बिटवीन टाइटेनियम मेटल एंड इथाइलिन ग्रुप। अल्काइल ग्रुप कौन सा भी हमारा? इथाइल ग्रुप विच फॉर्म कॉम्प्लेक्स 2। इसने क्या बनाया अभी हमारा? कॉम्प्लेक्स 2 बनाया। अब आगे ऑन फर्दर एडिशन ऑफ इथाइलिन ग्रुप, ऑन फर्दर एडिशन ऑफ इथाइलिन ग्रुप बिटवीन टाइटेनियम एंड अल्काइल ग्रुप एन हेक्साइल, क्या भाई? एन हेक्साइल ग्रुप इज फॉर्म्ड। कैसे भाई? अब यहाँ पे देखो ये क्या बना हुआ है? कौन सा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है? एन ब्यूटाइल। अब इसके अंदर फिर से कोई ग्रुप ऐड कर दो भाई, करो ऐड भाई। ये हमारा कॉम्प्लेक्स हो गया। इसके साथ भाई हमारा क्या था? CH2 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 CH3। इसके अंदर फिर से क्या डाल देंगे? CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये आकर के यहाँ पे क्या करेगा? कोऑर्डिनेट कैसे दिखा देंगे? टाइटेनियम कोऑर्डिनेट CH2 डबल बॉन्ड CH2। बाकी ग्रुप हमारे इसके साथ में CH2 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 CH3। बाकी के हमारे ग्रुप हम ऐसे कैसे रख देंगे? अब ये जो CH2 टाइटेनियम और इसके बीच में इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, और क्या बना देगा? क्या बनाएगा भाई? टाइटेनियम इस प्रकार से। अब 4 ग्रुप ये थे, 2 कार्बन और आ गए, CH2 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 CH3। ये हमारे टाइटेनियम कॉम्प्लेक्स की कौन सी फॉर्म होगी भाई? एन हेक्साइल फॉर्म होगी। ठीक है, अब इस एन हेक्साइल फॉर्म के अंदर हम लगातार क्या करते रहेंगे भाई? जितनी पॉलीमरिक चेन हमें चाहिए, जितनी लेंथियर हमें चेन चाहिए, इसके अंदर लगातार क्या करते रहेंगे भाई? हमें इथाइलिन ग्रुप ऐड करते रहेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो हमारी चेन बढ़ती रहेगी और लास्ट में हम क्या लिख देंगे? CH2 की पावर n, यानी कितनी टाइम्स आप इसको कर लो। अब कहाँ पे आते हैं भाई? लास्ट में हम इस प्रोसेस को टर्मिनेट कैसे करेंगे? यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई कि जिगलर-नाटा कैटालिस्ट में रिएक्शन की टर्मिनेशन के लिए कौन सा प्रोसेस किया जाता है, या फिर रिएक्शन की टर्मिनेशन के लिए कितने प्रोसेस किए जाते हैं। देखो कौन सा प्रोसेस किया जाता है उसमें तो हम एक नाम दे सकते हैं। अगर वो बोले कितने प्रोसेस कर सकते हैं तो 2 प्रोसेस हो जाते हैं। इसके अंदर पहला प्रोसेस होता है भाई हाइड्रोजनेशन, जिसके अंदर हम हाइड्रोजन को ऐड कर सकते हैं, और दूसरा होता है बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, तो क्या लिखेंगे भैया? हमें पहले तो लिखेंगे द प्रोसेस कंटिन्यूस विद अल्काइल ग्रुप ग्रोइंग। तो अल्काइल ग्रुप अभी लगातार क्या करता रहेगा? ग्रो करता रहेगा। तो इस प्रकार से क्या भाई ये डाल के फिर ये रिएक्शन लिख देते हैं हम, और एन टाइम्स इसको हम क्या कर सकते हैं? ग्रोथ करा सकते हैं। अब क्या करेंगे अभी हम? फॉर टर्मिनेशन ऑफ ए प्रोसेस हाइड्रोजन एटम इज एडेड। हाइड्रोजन हम एटम को ऐड कर देंगे। पहला जो किसके द्वारा? हाइड्रोजनेशन के द्वारा, या फिर दूसरा जो कर सकते हैं वो क्या है? बीटा एलिमिनेशन। जैसा कि ऑप्शनल हो गया भाई, तो आपसे क्या पूछ सकता है? या तो प्रोडक्ट पूछ लेगा आफ्टर हाइड्रोजनेशन, आफ्टर बीटा एलिमिनेशन, या फिर ये पूछ लेगा कौन सा प्रोसेस होगा।
तो यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं भाई, इंसर्शन ऑफ हाइड्रोजन, क्या करते हैं भाई, इंसर्शन ऑफ ए हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन का इंसर्शन किया है तो क्या होगा भाई, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा। अब मैंने H2 ऐड किया है तो एक हाइड्रोजन तो टाइटेनियम के साथ कैसे बना देगी भाई, टाइटेनियम, ये क्या आ गया H इसके साथ में, प्लस में जो H ये वाला है ये CH2 के साथ क्या बना देगा, CH3, CH2 और H, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 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 की पावर N और फिर क्या जाएगा CH2 CH3। ये क्या होगा अगर हम इंसर्शन कर रहे हैं हाइड्रोजन का। या फिर अगर हम क्या कर रहे हैं, दूसरा प्रोसेस है बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन के अंदर क्या होता है, जो हमारा ग्रुप होता है उसके साथ वाला अल्फा होता है, नेक्स्ट वाला क्या होता है, बीटा होता है। तो यहाँ से क्या करवा सकते हैं भैया, हाइड्रोजन का एलिमिनेशन। तो यहाँ से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होगा, ये ऐसे जाएगा और ये ग्रुप यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो बेसिकली क्या लिख सकता हूँ मैं इसके लिए, मैं ग्रुप अगर बीटा एलिमिनेशन की बात करें तो यहाँ पे दो चीजें आ गई भाई, इंसर्शन ऑफ हाइड्रोजन कर रहे हैं तो क्या प्रोडक्ट लिखेंगे, और बीटा एलिमिनेशन कर रहे हैं तो क्या प्रोडक्ट लिखेंगे। उसमें हो जाएगा भाई CH2 डबल बॉन्ड CH, बाकी वही CH2 की पावर N CH2 CH3 प्लस में वही जो H यहाँ से निकला है ये हमारा टाइटेनियम के साथ आ जाएगा। तो इस प्रकार से भाई ये क्या होगा, हमारा मैकेनिज्म ऑफ ए जिगलर-नाटा कैटालिस्ट। तो आई थिंक भाई आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। रिपीट करवाता हूँ, फर्स्ट स्टेप में भाई जो हमारा ट्राइथाइल एल्यूमिनियम है टाइटेनियम के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा वन। यहाँ पे हमने क्या इंसर्ट किया भाई, कुछ भी इंसर्ट नहीं किया, जो कैटालिस्ट हमने डाला इसका C2H5 को मैं CH2 CH3 लिख सकता हूँ, टाइटेनियम के साथ कॉम्प्लेक्स वन बनाएगा। सेकेंड स्टेप में इंसर्शन ऑफ इथाइलिन मॉलिक्यूल किया है मैंने, सेकंड स्टेप यहीं पे दिखा दिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2। एग्जाम में आप क्या करेंगे, ये लिख के ये लिखेंगे, उसके बाद ये लैंग्वेज लिख के फिर ये रिएक्शन लिखेंगे, दोबारा से इसको आगे लिखेंगे, एरो लगा के उसके अंदर CH2 डबल बॉन्ड CH2 डालेंगे, फिर क्या बना जाएगा भाई हमारा टाइटेनियम कॉम्प्लेक्स। ये इसके साथ कोऑर्डिनेट दिखा देंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2। फिर नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे भाई इंसर्शन, मैंने यहीं पे लिख दिया मॉलिक्यूल बिटवीन टाइटेनियम मेटल एंड अल्काइल ग्रुप, तो ये इसके बीच में आ जाएगा। तो क्या बनेगा भाई N-ब्यूटाइल कॉम्प्लेक्स। अगर हम फर्दर एडिशन करते रहेंगे तो N-हेक्साइल बन जाएगा, 4 थे 2 ऐड हो गए तो कोऑर्डिनेट बना लेगा, इसके साथ 6 हो गए। तो इस प्रकार से आप कितने इथाइलिन ग्रुप ऐड करते चलिए, प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन कंटिन्यूस रहेगा। उसके बाद लास्ट में टर्मिनेशन के लिए 2 प्रोसेस है, हाइड्रोजनेशन में H2 ऐड करेंगे तो एक HTI के साथ TH निकल गया, एक HCH2 के साथ CH3 निकल गया। या फिर दूसरा करेंगे बीटा एलिमिनेशन में हाइड्रोजन नेट होगी, ये इसके साथ आगे TIH निकल गया, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर गया, CH2 डबल बॉन्ड हो गया, तो इन CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH2 N CH2 CH3। तो इस प्रकार से जो है भाई आप क्या कर सकते हो, मैकेनिज्म क्या होगा जिगलर-नाटा कैटालिस्ट का वो आप आसानी से पढ़ सकते हो। क्लियर है। इसके बाद क्या आते हैं भाई हमारे कि जिगलर-नाटा कैटालिस्ट को यूज करने के क्या फायदे हैं, एडवांटेजेस ऑफ जिगलर-नाटा कैटालिस्ट। बेसिकली भी जिगलर-नाटा कैटालिस्ट यूज करने के लिए हमारे 3 अलग अलग बेनिफिट होते हैं। क्या हमारे 3 अलग अलग फायदे। पहला फायदा हमारा क्या होता है भाई, जो रिएक्शन है वो एक स्टीरियो स्पेसिफिक ऑर्डर में चलेगी। स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब क्या है, कंटिन्यूसली जो ग्रुप है मान लिया अगर सेम साइड अटैच होने लगे सेम साइड अटैच होते चलेंगे, अगर अपोजिट साइड पे अटैच हो रहे तो अपोजिट साइड में अटैच होते करेंगे। क्योंकि जिगलर-नाटा कैटालिस्ट यूज ही करते हैं हम या तो आइसोटैक्टिक के लिए या फिर सिंडियोटैक्टिक के लिए। तो क्या लिखेंगे हमें, प्रोसेस occurs in stereo specific order, एक स्टीरियो स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर ये जो है चलता है। ठीक है। दूसरा क्या था भाई, इसके अंदर जो प्रोसेस होता है उसके दौरान हमें हाई प्रेशर या हाई टेम्परेचर यूज करने की जरूरत नहीं है, हम अंडर माइल्ड कंडीशन नॉर्मल कंडीशंस पर ही इस रिएक्शन को करवा सकते हैं। क्योंकि कैटालिस्ट क्या करता है, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। तो क्या लिख सकते हैं हमें, ओनली माइल्ड कंडीशंस आर रिक्वायर्ड
फॉर प्रोसेस टू अकर, प्रोसेस होने के लिए केवल माइल्ड कंडीशन ही काफी हो। तीसरा भाई, एक प्रकार से हमें केवल और केवल क्या प्राप्त होंगे भाई, लीनियर पॉलीमरेज फॉर्म। क्या बनता है भाई हमारा, लीनियर पॉलीमरेज फॉर्म हैविंग नो ब्रांचिंग या हैविंग ऑलमोस्ट नो ब्रांचिंग लिखेंगे भाई। कोई एक आधा मॉलिक्यूल ब्रांचिंग का बन जाए तो बेसिक नहीं, तो ऑलमोस्ट क्या होगी उसके अंदर भाई कोई भी ब्रांचिंग नहीं होगी। क्लियर है। तो ये था भाई आपका लिमिटेशंस, उसका मैकेनिज्म और उसकी एडवांटेज। इसके बाद हमारा एक बच गया है मैकेनिज्म, बच गया है हमारा स्टैक ग्रोथ पॉलीमराइजेशन का, और फिर उसके अंडर जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के अलग अलग मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो बच गए हैं। तो वो करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अगर आपको वीडियोज अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि आगे आने वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टूडेंट्स भी बार बार कमेंट करते रहते हैं, लेक्चर अपलोड हो चुका होता है फिर भी बोलते हैं सर ये लेक्चर अपलोड कीजिए, ये लेक्चर अपलोड कीजिए। तो कोशिश करें कि आप जो प्लेलिस्ट देखें, प्लेलिस्ट में आपको लेक्चर जरूर मिल जाएगा। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। थैंक यू।